औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एग्रीमेंट टू सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे गपशप लगा रहे थे, तो बात रुकी थी कि एग्रीमेंट टू सेल की स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस के लिए अब सूट फाइल करते हैं तो याद रखिएगा कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल जो है वो एक सिविल कोड के डिस्क्रिशनरी पार्स के अंदर शामिल है। एज ए राइट आप उसको सूट में क्लेम नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा कि अदालत जो है वो इंसाफ के पहलू को मद्देनजर रखते हुए सारे मामलात को देखती है। बुनियादी असूल स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का यही है कि अगर कानून इंसाफ में टकराव पैदा होता हो कानून और इंसाफ के अंदर, तो हमेशा इंसाफ प्रिवेल करेगा। लेकिन साहिब एक बात जहन में रखिएगा कि इन पाकिस्तान दीज आर द कोर्ट्स ऑफ लॉ नॉट द कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंसाफ नहीं है, कानून है। लेकिन इंसाफ के तकाजा यही है कि इंसाफ का बार बोला हो, क्योंकि इंसाफ होगा तो इंसान की बका है, और इंसान जो है वो कतई सूरत कानून के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि कानून हमेशा से इंसान के लिए बनाया जाता है। अब दोनों पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, एक के हक में अगर कानून उसकी फेवर कर रहा है और दूसरे की फेवर इंसाफ कर रहा है, और उस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में जब जाया जाएगा तो हमेशा से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में इंसाफ को कायम किया जाएगा। और याद रखिएगा कि कॉन्ट्रैक्ट की जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ है, जो कि ख़ास हालात में जो है ग्रांट किया जाता है। यानी अगर कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से है कि उसकी खिलाफ वर्जी की सूरत में मुआवजा जो है माकूल दादरसी हो सकती है या अलहदा से कंपनसेट हो सकता है, तो फिर अदालत जो है वो मुआवजे की दादरसी जो है वो मिल सकती है। लेकिन उस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट जो है वो फिर रखती सूरत जो है वो मुमकिन नहीं होगा। इस हवाले से 2015 SCMR पेज 8 और 1991 PLD पेज 2697 जो है वो इस पॉइंट के ऊपर अच्छी डिस्कशन करती है। जब भी आप बतौर प्लेंटिफ आते हैं एग्रीमेंट टू सेल को परफॉर्म करवाने के लिए, तो अपने दावे में ये लाजमी लिखिएगा कि पार्ट परफॉर्मेंस की मद में कि मैं अब इस एग्रीमेंट के जो मेरा पार्ट था वो मैं उसको परफॉर्म करने का पाबंद हूँ, और मैं उसको कर रहा हूँ। जो दूसरी पार्टी है वो भी पाबंद है, लेकिन वो खिलाफ वर्जी पे तुली हुई है। यानी दोनों तराजू के दोनों जो पलड़े हैं उनके तवाज़ुन को, यानी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ बोथ द पार्टीज को भी देखा जाएगा। इस हवाले से 2000 MLD पेज 251 और 2003 की एक लैंडमार्क जजमेंट है PLD 2003 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज है 430, और PLD 1986 सुप्रीम कोर्ट पेज 497 जो है वो इस बात को बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट करती है। उसके बाद एग्रीमेंट टू सेल पे जब आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में जाते हैं तो साथ आप इंजेक्शन ऑर्डर भी लेते हैं, और आपको पता है एक सेटल्ड प्रिंसिपल है कि आर्जी हुक्म इम्तनाई उसी वक्त मिलना है जब आपने परमानेंट इंजेक्शन जो है वो आपने रिलीफ के तौर पे मांगा है, तो आपको इंटरम रिलीफ पे मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। एक बड़ी अहम बात है, हमारे यहाँ होता है
कि एग्रीमेंट टू सेल के बाद जो बाया है वो प्रॉपर्टी जो है वो फरोख्त उसने दी है, तो उसके बाद फिर आके किसी और को भी फरोख्त कर देता है। तो फिर जब कभी ऐसा मामला हो तो जो सेकंड बायर है उसको भी आपने ये प्ली लेनी होती है कि चूंकि इसको इकरारनामे का पता और इसने साजबाज करके हथियाने के लिए जो है वो ये प्रॉपर्टी का सौदा किया है, और सेकंड बायर की हैसियत जो है वो एक ट्रस्टी की सी है, और मैं पहला परचेज़र हूँ, और मैं मेरा जो है हक जो है वो फाइक होता है, मैं बोनाफाइड परचेज़र हूँ। और अगर आपको पता है कि रिटर्न में मुआहदा है तो आपने उसकी कॉपी देनी है और ओरिजिनल को एग्ज़िबिट करवाना है, और अगर ज़बानी है तो फिर आपने वक़्त, डेट, मजलस, गवाहान, बेस्ट मोड ऑफ पेमेंट, ये सारा कुछ फिर आपने उसको मेंशन करना है। और उसके बाद फिर आपने उसका इंजेक्शन आर्डर लेना है, हुक्म इम्तनाई दवामी आपने डिमांड करना है, और हुक्म इम्तनाई आर्जी भी आपने साथ एप्लीकेशन लगा के ले लेनी है। उसके बाद याद रखिएगा कि इकरारनामा मुआहदा बै जो है वो सेक्शन 54 बारहा दफ़ा हमने इस पर डिस्कशन की, वाज़े कर देती है कि किसी किस्म का कोई हक़ मलकियत पैदा नहीं करती है। उसके बाद बात चली जाती है, बाज़ औक़ात एग्रीमेंट टू सेल की खिलाफ वर्जी पे आप लोग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बजाय आप उससे डैमेजेस क्लेम करने जाते हैं। याद रखिएगा कि जब डैमेजेस क्लेम करने हैं तो फिर इट मीन्स के प्रॉपर्टी तो बाहर से आज़ाद हो गई, फिर प्रॉपर्टी का जो हुक्म इम्तनाई है वो जारी नहीं किया जाता है। इस हवाले से 1989 CLC पेज 2125 जो है वो हमें इस बात की गाइडलाइन देता है। आपको पता है कि जब कभी भी एक एग्रीमेंट टू सेल एक मोबाइल प्रॉपर्टी का हुआ है, आगे वो मजीद अगर वो उसको मुंतकिल किया गया तो कम्प्लेक्सिटीज उस सूट्स के अंदर पैदा हो जाएंगी, और इस वजह से जब कभी भी एग्रीमेंट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मसला आ जाए तो फौरी तौर पर आपको परमानेंट इंजेक्शन रिलीफ के तौर पर लेना चाहिए, और उसमें टेम्परेरी इंजेक्शन फौरी तौर पर ग्रांट किया जाना चाहिए। इस हवाले से NLR 1989 अपील केसेस पेज 607 जो है वो हमें गाइडलाइंस फ्राहम करता है। और एक बड़ी अहम टेक्निकल सी बात है जो कि सेक्शन 52 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में भी डिस्कस की गई, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्पेंडेंस हम कहते हैं। और डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्पेंडेंस के ऊपर जो मेरा यूट्यूब चैनल है लॉ लेक्चर्स बाय सलीम याकूब, उसमें आप डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्पेंडेंस को निकालिएगा और ज़रूर सुनिएगा। और जब कभी भी एग्रीमेंट टू सेल की स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस के लिए सूट में आते हैं आप तो लिस्पेंडेंस अप्लाई हो जाता है, लेकिन बेहतर यही है कि कम्प्लेक्सिटीज से मज़ीद बचाने के लिए उस सूट को जो है और उस प्रॉपर्टी को उसको जो है इंजेक्शन आर्डर जो है वो जारी कर दिया जाए। और इस बात को इंटरप्रेट किया गया था PLD 1990 लाहौर हाई कोर्ट पेज A2, और 2019 की एक पिछले दिनों ही मैंने पढ़ी है 2019 YLR पेज 209 इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ये लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें ये बात की गई थी कि भाई फौरी तौर पर उस प्रॉपर्टी को तो सिक्योर किया जाए कि कहीं वो मज़ीद कम्प्लेक्सिटीज ना ले आए, आगे 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 बेचता रहे और बातें वहीं से वहीं आगे आगे चलती जाएं। उसके बाद एक बड़ी टेक्निकल सी बात आ जाती है कि जो मुआहदा बै है एग्रीमेंट टू सेल है उसके पार्ट परफॉर्मेंस से जब इन कोई पार्टी इनकारी हो जाती है तो विद इन 3 ईयर्स जो है आपने दावा दायर करना है, और अगर दावा ज़ायदुल मियाद आपका चला जाता है तो आपको पता है कि लिमिटेशन इज़ द मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट। ये बात तो शहादत तलब होती है, बाद में साबित होनी है, लेकिन फिर भी उस प्रॉपर्टी की मद में जनाब जो है एग्रीमेंट टू सेल की बुनियाद पे आपको देखना चाहिए कि क्या
इसका परमानेंट इंजेक्शन बनता है, इसका रिलीफ, और अगर वो बनता है तो फिर टेम्परेरी इंजेक्शन भी भाई दे देना चाहिए। ये 2018 की एक लैंडमार्क जजमेंट है। 2018 नोट 41 है और लॉर की ये लैंडमार्क जजमेंट है। और आपको पता है हमारे अक्सर बात आ जाती है कि जी जज साहब जो हैं वो स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस हम एग्रीमेंट टू सेल की करवाने जो गए हैं, तो वो जनाब उन्होंने हुक्म इम्तनाई जारी नहीं किया है। तो देखिए मामला ये है कि एक डिस्क्रिशनरी रिलीफ है और सिविल कोर्ट रिलीफ देने से इनकार भी कर सकती है, लेकिन याद रखिएगा जब भी टेम्परेरी इंजेक्शन ग्रांट करने की बात आए तो वो उसको डिले करने के लिए नोटिस भी किया जा सकता है, और अदालत का ये जो है पार है, उसके पास डिस्क्रिशनरी पार है, इसको बतौर राइट नहीं आप ले सकते। टेम्परेरी इंजेक्शन का जहाँ तक मामला है उस पर हमने बारहा दफ़ा उस पर पूरे एक सीरीज़ पे काम किया था, लॉ लेक्चर्स बाय सलीम याकूब, वो जो मेरा यूट्यूब का चैनल है उस पर आपको मिल जाएंगे। तो बाकी बात वही है कि लेक्चर्स वाली बात तो कम ही है शायद, लेकिन फिर भी चलें, सर्च को आसान बनाने के लिए हमने लफ्ज़ लेक्चर का लिख दिया है, बाकी बात तो गपशप वाली है। इस हवाले से आप 2017 CLC पेज 857 लाहौर हाई कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट है, ज़रूर देखिएगा। उसके बाद याद रखिएगा कि जब बाज़ ऐसा मामला आ जाता है, हाँ लिमिटेशन एक टेक्निकल सी बात है कि दैट इज़ द मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ, इनफैक्ट शहादत तलब मामला है बाद में होगा, लेकिन बाज़ सामने नज़र आ रही होती है एग्रीमेंट टू सेल के पीछे ही वो सारी वसूलियाँ और सारा कुछ लिखा होता है, बात खुल जाती है कि जायदुल मियाद हो गया जनाब, बंदा इनका आपस में कोई ना कोई झगड़ा था और ये बंदा जो है ना ये बहुत देर के बाद आया, तो देन अदालत जो है वो इंजेक्शन ऑर्डर जारी नहीं भी कर सकती। 85 MLD पेज 1563 में भी डिस्कस किया गया था। असल में मामला तो ये है कि उस एग्रीमेंट टू सेल की बाबत जो प्रॉपर्टी है उसके सूट को मजीद कम्प्लेक्सिटी से बचाना और उस प्रॉपर्टी को मजीद आगे एलिनेट होने से बचाने के लिए सारा कुछ आपको जो है इंजेक्शन ले लेना चाहिए। इस बात की अगर आप इंटरप्रिटेशन देखना चाहें तो 2013 CLC पेज 880 और 2012 MLD इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेज 790 जो है ना आपको इस बात बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रिटेशन देगा। और उसके बाद याद रखिएगा कि 2013 CLC पेज 881 भी इस बात को बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट करता है। लेकिन एक बड़ी अहम सी बात है कि जब कभी भी एग्रीमेंट टू सेल पे आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाने आ जाएं और सूट प्रॉपर्टी है उसके टाइटल का फड्डा निकल आए, टाइटल ही फड्डे में चला गया, देन स्टेटस की तरफ भी आ जाना चाहिए कि क्या कोई धोखा फरेब तो नहीं हुआ। ये बड़ी लैंडमार्क जजमेंट थी सिंध हाई कोर्ट की, अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने देखी है, बड़ी मज़ेदार सी है और लंबे छोटे फ्रॉड बंदे ने किए। एक ही प्रॉपर्टी जो उसकी अपनी भी नहीं थी, टाइटल भी नहीं था उसके पास, लेकिन फिर भी वो मिल मलाक मैं माँ के साथ गेम डाल गया था, लेकिन फिर भी खार को भी हुआ, परमानेंट इंजेक्शन भी उस पर ग्रांट किया गया, अदालत ने किया और उसको सिंध हाई कोर्ट ने भी बाकायदा तौर पर उस पर जजमेंट पास की कि ऐसे मामलात में फौरी तौर पर जो है ना अदालतों को चाहिए कि वो इंजेक्शन ऑर्डर जारी करें। इस बात 475A के अंदर इंटरप्रेट किया गया था। उसके बाद याद रखिएगा कि जब कभी भी आप किसी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में जाते हैं तो आपको जो बकिया ज़र समन है ज़र बयाना के बाद वो अदालत में जमा करवाना होगा, अदरवाइज फेट ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सूट है ना उस एग्रीमेंट टू सेल का, वो थोड़ा सा जो है ना खतरे में चला जाएगा, क्योंकि 2019 की एक लैंडमार्क जजमेंट अभी चंद दिन पहले ही आई है और उसमें ये डिस्कस किया गया था कि बोनाफाइड पार्ट परफॉर्मेंस को साबित करने के लिए ज़र समन जो है ना वो आते ही अदालत में जमा करवाना चाहिए, और अदालत का ड्यूटी बाउंड है कि वो फौरी तौर पर ऐसे मामला करे कि भाई पैसा जमा करवा दो। इस बात को 2019 वाया लार पेज है 223 जो है
इसमें वो बात को डिस्कस किया गया था। उसके बाद बात आ जाती है कि जो दीगर इसकी टाइम एज द इसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात है, जो वक़्त लिखा गया है, देखिए वो फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, पार्टीज आपस में तय करके उसको कर लेते हैं। जो वक़्त अपनी खिलाफ वर्जी के साथ मेंशन हो गया है ना कि जनाब इतने वक़्त तक अगर पैसा न दिया गया क्या होगा, बिना तौर सौदा मंसूख हो जाएगा जी। उसी का न्यूज़ दस्ती लिख देता है फटाफट करके। तो फिर क्या होता है, चूंकि टाइम इसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के रूल है उसके मुताबिक हमें जो है टाइम की पाबंदी या तो पार्टीज म्यूचुअल कंसेंट से उसको लचकदार कर लें, अदरवाइज तो फिर खिलाफ वर्जी के मुताबिक भाई फड्डा बन जाएगा। इसके ऊपर हमने बेताशा दफ़ा डिस्कस भी किया इस सारे सीरीज़ में। इस हवाले से 2015 CLC पेज 1664 जो है वो हमें इस बात की इंटरप्रिटेशन देती है। उसके बाद जब हम एग्रीमेंट टू सेल की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाने आते हैं तो याद रखिएगा कि कोर्ट फीस और कोर्ट जुरिस्डिक्शन यानी दावा बगर्ज़ कोर्ट फीस और मालियत दावा, इसको आपने जैसे डिटरमन करना है। जितनी रकम में मुआहदा एग्रीमेंट टू सेल हुआ है ना, जितनी रकम से वो इमोबल प्रॉपर्टी आपने खरीदी है, अब सेक्शन 10 कोर्ट फीस एक्ट 1870 जो है ना वो कहती है कि उसी मालियत के मुताबिक जो है वो कोर्ट फीस लगेगी। उसके बाद अगर आप फर्ज करें कि दावा दखल याबी चाहते हैं बजरिया तामील मुख्तस, देन भी जो बै के ऊपर रकम आपने मेंशन की है ना, जितने पैसे की वो प्रॉपर्टी परचेज की है, उस मालियत के मुताबिक आपको पता ही है कि 1 लाख से लेके 25,000 तक तो वैसे ही फ्री है, 25,000 से लेके तो 2 लाख तक 7.5% है, और आपको पता है कि 2 लाख से ऊपर तो वैसे 15,000 है इंडेफिनिट पीरियड तक, जितना मर्जी हो जाए। तो उसी के मुताबिक जो है कोर्ट फीस होगी। और अगर सिर्फ दखलयाबी का मामला है तो फिर भी मतलब कोर्ट फीस जो है वो अलहदा से है। अगर परफॉर्म हो गया हुआ है, दखलयाबी नहीं मांगी, बाद में फिर आप बाद में आ जाते हैं कि मुझे जनाब पोजीशन दिया जाए मालकाना, तो फिर उस पर भी कोर्ट फीस लगेगी। इस बात की एक सेटल्ड प्रिंसिपल है। और एग्रीमेंट टू सेल की इंटरप्रिटेशन करते हुए गोरा साहब जो जब होते थे, जहाँ पे अंग्रेज़ की अदालतें लगती थी, उस ज़माने में डिस्कस किया गया था इस बात को। ऑल इंडिया रिपोर्टर 1923 लाहौर हाई कोर्ट के एक गोरा साहब थे जिन्होंने इसको डिस्कस किया, और पेज है 456 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। आगे बात आ जाती है कि बाद ऐसे सूट्स होते हैं जिसमें कोर्ट फीस और जो इख्तियार समात है वो सेम हो जाती है, एक ही होगी। तो भाई एग्रीमेंट टू सेल की जब भी आप स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस के लिए सूट फाइल करते हैं तो वो कोर्ट फीस, मालियत बगैर कोर्ट फीस और मालियत दावा जो है समायत अदालत जो है वो सेम ही होंगे। और याद रखिएगा कि PLD 1991 आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की हाई कोर्ट का फैसला पेज 50 पर डिस्कस किया गया था। बाज़ औक़ात आप पता है कि हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि यहाँ स्पेसिफिकली परफॉर्म करें, यहाँ हरजाना दें या मुतबादल दाद रसीद दे दें। मुतबादल रसीद मेरा बयाना वापस कर दें अर्नेस्ट मनी की वापसी का भी थोड़े दिन पहले भी ये एक डिग्री हुई थी, और 10 का मैंने वो केस किया था। तो याद रखिएगा कि जब कभी भी आप बयाने की रकम के हवाले से फड्डा डालते हैं, मुतबादल दारसी मांगते हैं, तो फिर आपको इंजेक्शन आर्डर तो नहीं मिलता, लेकिन क्योंकि प्रॉपर्टी फारिग हो जाती है, मुतबादल दादरसी आ जाती है, तो मुतबादल दादरसी जब एग्रीमेंट टू सेल पे आप डिमांड कर दें तो कोर्ट फीस भाई फिर भी लगना है, यानी उतनी रकम पे जितनी रकम की आप डिमांड कर रहे हैं। उस बात को NLR 2006 SCJ पेज 596 में डिस्कस किया गया था।
अब जब भी NLR पढ़ते हैं ना तो फराउनी साहब याद आ जाते हैं। NLR को अच्छी तरह चलाते थे, उसके बाद फिर उन्होंने सेल आउट कर दिया, उनके बच्चों ने तो तवज्जो ही नहीं दी भाई। उसके बाद याद रखिएगा कि अगर एग्रीमेंट टू सेल कि जब कभी आप स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस करवाने जाते हैं तो इसी दौरानिए में आपकी सेटलमेंट हो जाती है, यानी शहादतों आने से पहले पहले सेटलमेंट हो जाती है, या इब्तदाई मरहले में आप वापस ले लेते हैं अपना दावा। देन कोर्ट फीस तो लगी हुई है, तो कोर्ट फीस फिर आप रिफ़ंड करवा सकते हैं। इस बात को बड़े अच्छे अंदाज से 2008 MLD पेज 546 में ना डिस्कस किया गया था। हाँ, उसके बाद फिर अगर हम देखें भाई कि अगर एक पार्टी के ख़िलाफ़ एग्रीमेंट टू सेल की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट हो गया और वो डिफेंस में आ गई है, तो भाई जब डिफेंस के लिए आना है तो आपने अपना डिफेंस ऐसे ही करना है कि जनाब जो प्लेंटिफ है ना, ये अपने एंड पे परफॉर्मेंस करने में ना काफ़ी हद तक फटे करता रहा है, यानी कोताही बरतता रहा है। जबकि मैं बतौर डिफेंडेंट हमेशा से इसको कहता रहा हूँ कि भाई तूने मेरे साथ सौदा किया, बाकी पैसे सारे समन थे और अपने नाम रजिस्ट्री करवाए। हत्ता कि डेटे शटे भी गुजर गई और टाइम इज़ द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी था, खिलाफ वर्जी पर लिखा था सौदा जनाब ख़त्म और बयाना जब्त होगा, और ये सारी बातें आपने डिफेंस में कर देनी है जनाब। और 2003 MLD पेज 833 जो है ना वो आपको इस बारे में बड़े अच्छे डिफेंसेस दे देगी। उसके बाद ये भी आपने कहना है कि यार जनाब ये तो फ़लाँ डेट को फ़लाँ तारीख को फ़लाँ गवाहान के सामने फ़लाँ बंदों के सामने मादे से की तकमील से इनहराफ कर गया था कि जा मैंने नहीं प्रॉपर्टी लेनी भाई, मेरा पैसे दे दे, और फिर मैंने कुछ पैसे इसे दिए भी। और इस बात पे अगर आप 1985 CLC पेज 7 देखें तो वो भी काफ़ी। उसके बाद हम अगर इस बात को देखें कि एग्रीमेंट टू सेल को आपने स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस में तो आना है, और उसमें लिमिटेशन जो है वो उसको लीगल किस तरह से डिफाइन करना है। सेटल्ड प्रिंसिपल तो आपके सामने ही है कि लिमिटेशन जो है दैट इज़ द मिक्स क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ। लेकिन जब भी कभी किसी एग्रीमेंट टू सेल की आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए आते हैं तो आर्टिकल 113 लिमिटेशन एक्ट 1908 जो है वो वाज़ेह कर देती है कि तारीख एग्रीमेंट टू सेल के अंदर आपने तकमील मुआहदा की बाबत लिखी है ना कि फ़लाँ तारीख तक तकमील हो जाएगी, तो उससे 3 साल के अंदर अंदर जब वो डेट तकमील की ख़त्म होती है तो 3 साल के अंदर अंदर। और अलबत्ता बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दोनों पार्टीज़ डूड शारी करती हैं और एग्रीमेंट टू सेल में तकमील मुआहदा की कोई डेट ही मुकर्रर नहीं की गई होती। तो फिर क्या होगा जनाब, फिर ये होगा कि फिर यानी लिमिटेशन इनकार का इल्म जिस दिन होना है ना, यानी आपने जब सूट फाइल करना है आपने कहना है कि जी फ़लाँ डेट तो नहीं रखी गई थी लेकिन फ़लाँ तारीख को इसने इनकार हो गया था ये, और उस इनकार से फिर 3 साल की लिमिटेशन जो है वो शुरू हो जाएगी। इस हवाले से 2003 CLC पेज 496 और 1994 MLD पेज 1747, 2016 MLD पेज 14 जो है ना वो हमें इस आर्टिकल 113 जो कि एग्रीमेंट टू सेल की बाबत हमें वाज़ेह कर देता है कि 3 साल की लिमिटेशन है जब काज ऑफ एक्शन अक्रू हो जाए, जब एक पार्टी अपना पार्ट परफॉर्म करने से पज जाए। उसके बाद याद रखिएगा कि तकमील मुआहदा से इनकार जो है वो काज ऑफ एक्शन होगा और वहाँ से जो लिमिटेशन है वो 3 साल की शुरू होगी। आर्टिकल 113 लिमिटेशन एक्ट 1908 जो है वो इस बात पे इंटरप्रिटेशन देता है। और मज़ीद इस पर कुछ पढ़ना चाहें तो 1998 CLJ पेज 300 और NLR 2003 सिविल डाइजेस्ट पेज 53 जो है ना वो आपको इस हवाले से सारी तफसीलात फ्राहम कर देगा कि जैसे काज ऑफ एक्शन अक्रू हुई, कैसे पार्ट परफॉर्मेंस से एक पार्टी भजी है,
भागी है और फिर उधर से काम शुरू हो गया है। और इस बात के ऊपर 2018 की एक लैंडमार्क जजमेंट है, 2018 CLC पेज 1239 जो है वो भी इसी बात को बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट करती है। और उसके अलावा 2000 YLR पेज 188 इस बात को इंटरप्रेट कर देती है। और 2007 YLR पेज 2116 जो है वो वाज़ेह कर देती है। लेकिन एक बड़ी टेक्निकल सी बात है कि एग्रीमेंट टू सेल होता है दोनों पार्टीज़ के दरमियान, और पार्ट परफॉर्मेंस करते हुए कब्ज़ा, तो देन जब कब्ज़ा चला गया है तो भाई फिर मियाद शुमार नहीं होगी, फिर कब्ज़ा वापसी के लिए आपको जाना पड़ेगा अगर फंडा पड़ता है। अदरवाइज जो है वो लिमिटेशन 3 साल नहीं होगी, क्योंकि दिया जो एग्रीमेंट टू सेल की बाबत आपने कब्ज़ा दे दिया है ना, तो उस कब्ज़े को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा, फिर लिमिटेशन का मामला नहीं होगा, फिर आप टाइम बार भी नहीं होगा, फिर बाद में भी अगर आपने दावा दायर किया तो चल जाएगा जनाब। इस हवाले से 2007 YLR पेज 2116 जो है वो हमें गाइडलाइंस देती है। अब एग्रीमेंट टू सेल की जो अंडर लिटिगेशन और अंडर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सूट्स के मुताबिक जो टेक्निकलिटीज़ होती हैं, जो मेरा सिविल रजिस्टर एक दफ़ा चोरी हो गया था, अल्लाह भला करे उसका जिसने उठाया था, और वो अल्लाह करे वो पढ़ ले उस रजिस्टर को। उसके बाद फिर मैंने दोबारा भी मेंटेन किया हुआ, लेकिन अब ज़रा संभाल के रखता हूँ, अब मैं देता नहीं हूँ किसी को, चोरी होने का खदशा होता है। लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी है, बताते बतूते रहते हैं, देते रहते हैं, कोई बात नहीं। और उसको तस्वीरें लेके भी पिक जो है शेयर करते रहते हैं। और दुआओं में मुझे याद रखिएगा, इंशाअल्लाह बातें होती रहेंगी मुख्तलिफ मामलात के साथ, और बातें इंशाअल्लाह चलती रहेंगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।